हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था और कंटिन्यू करते आ रहे हैं हमारी मैराथन सीरीज को, जिसका इस बार पूरा पूरा टारगेट है कि रेफर करने वाले को 90 पार कराना। ठीक है, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट समझना, ये जो है कंट्रोलिंग, अगेन मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ कि ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हो, ये मेरी खुद की अपनी बनाई बुक है। इसको मैंने इतना अच्छे से स्टडी करके रखा है कि इससे कोई भी केस स्टडी को इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग चैप्टर को सबसे पहले समझते हैं। कंट्रोलिंग वर्ड का मतलब आया है कंट्रोल से। जैसे मम्मी पापा आप लोग को कंट्रोल करते हैं बेटा, कंट्रोल क्या हर चीज में करते हैं? नहीं बेटा, जहां जहां पर गलती हो रही है या हो सकती है वहीं पर उनका फोकस होता है, और उसी चीज को रोकने के लिए कि कुछ गलत ना आपके साथ हो जाए ना आप किसी के साथ कर जाओ, वो चीज को लिए वो उन्होंने कंट्रोलिंग आपके ऊपर रखी है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जैसा चीजें सोचे थे प्लानिंग के टाइम पर, जैसा हम काम उस प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस काम में कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो हमारा ऑब्जेक्टिव सही से अचीव नहीं हो पाएगा या अचीव ही नहीं हो पाएगा। इसी को इंश्योर करने के लिए एक स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कंट्रोलिंग को हम लोगों ने ये कहा है कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो याद रखना, कंट्रोलिंग से जुड़ा कई चीज की गोल ओरिएंटेड है, ऑल परवेसिव है, बट इट इज नॉट द लास्ट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोगों को लगता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग इसका लास्ट फंक्शन है। नहीं बेटा, क्योंकि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंट्रोलिंग से घूम कर वापस प्लानिंग पे जाता है, और ये साइकिल चलते ही रहती है। ये साइकिल ऐसे 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 करके ये चलते ही रहेगी। ठीक है, स्क्रीन को ज्यादा ही गंदा कर दिया मैंने। ठीक है, बट फिर भी ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो यही बात ये बोल रहा है कि कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन नहीं बोलते हैं, इट ब्रिंग्स बैक द साइकिल अगेन टू प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब आगे आते हैं कि कंट्रोल करना है किसी चीज को, अच्छे से उसके ऊपर कंट्रोलिंग रखनी है, तो क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला चीज कंट्रोलिंग के लिए हम स्टैंडर्ड पहले बनाएंगे कि भैया हमें ये मैच तो करना होगा ना कि कोई भी काम जो अच्छा हो रहा है या बुरा, तो वो अच्छा बुरा के लिए एक पैरामीटर तो होना चाहिए, एक कोई लेवल तो होना चाहिए। वो लेवल, वो पैरामीटर सेट करने को हम कह रहे हैं यहाँ पर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कि भाई जैसे कि आपके बोर्ड में मार्क्स और टाइम दोनों का स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि 3 घंटे में लिखना है और मैक्सिमम 80 नंबर का जो पेपर आ रहा है उसको लिखना है। तो वही चीज की ये जो चीज है वो स्टैंडर्ड है उसका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब है कि भाई आप एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो। ठीक है, एक लेवल सेट कर रहे हो। ठीक है, हम स्टैंडर्ड को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों, मतलब नंबर्स में या क्वालिटी के टर्म्स में सेट कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि क्वांटिटेटिव करो, क्योंकि क्वांटिटेटिव से ना आसानी से आप चीजों को कंपेयर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल दूं आपको अच्छा पढ़ना है, गुड, गुड कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबके लिए गुड का मतलब अलग है। कुछ लोग 60 पाकर भी अच्छा ही बोलते हैं, कुछ लोग 80 पाकर भी खराब बोल देते हैं। तो सिंपल सा बात यही बोल रहे हैं कि गुड ना बोल के आप ऐसे बोलो 80%। तो अब 80 पाओगे तो अच्छा, और 60 पाओगे तो खराब। ये क्लियर रहेगा ना कि 80 वाला है अच्छा या 60 वाला। अच्छा वर्ड से या गुड वर्ड से चलोगे तो वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड आपको कंपेयर करने में डिफिकल्टी कर देगा, सबके हिसाब से अच्छा बुरा अलग हो जाता है। नेक्स्ट है कि अब मान लो हमने स्टैंडर्ड बना लिया, स्टैंडर्ड बनाने के बाद अब आप काम करते हो, लिखते हो पेपर को। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे, उसको मेजर करेंगे कि भैया हम कितना लिख पाए, कैसे लिख पाए। ठीक है, मेजर करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल चेकिंग करते हैं, या आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम मेजर किए। यानी जो टीचर आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड बना रही है वो ये स्टेप फॉलो कर रही है, वो रिपोर्ट कार्ड आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता है कि आपने कितना परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो उसके अंदर में कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल और आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो सेट स्टैंडर्ड, यानी स्टेप टू और स्टेप वन को आपस में कंपेयर करना। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि भाई आप जैसे लेट सपोज 100 में से 60 लाए हो,
तो ये 100 आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए था और ये आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो ये कंपेयर किया जाता है ना, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग चीजों के अलग अलग स्टैंडर्ड टारगेट सेट किए गए हैं, और जो काम जब वर्कर करता है तो ये चेक किया जाता है कि भैया वो स्टैंडर्ड मीट हुआ या नहीं हुआ, उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ या कमी रह गई। अच्छा देखो, 19-20 की कमी आ सकती है, लेकिन 10-20 की कमी आना सही नहीं है ना, इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि बच्चे का होता है कि यार 90 की जगह 89 आ गया, वो बात समझ में आता है, 85 तक आ गया, लेकिन अब ये कह रहे हो कि 90 की तैयारी की 40 आ रहा है, तो फिर तैयारी कैसी हुई? तो यही बात बोल रहे हैं, कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करने पे आपको पता चलता है डेविएशन का, कमियों का, ठीक है, कमी जो आप निकालते रहते हो जिंदगी में सबके, ठीक है। अच्छा, तो यही बात ये बोल रहा है कि कमियों का पता चलता है। देखो, कमी आपके ना एक रेंज तक, एक्सेप्टेबल रेंज होगा, जैसे 2-4%, 5% की कमी समझ में आती है, लेकिन बहुत ज्यादा 10-15-20-25% के डिफरेंस आते हैं, तो उसके ऊपर केयर देना, उसके ऊपर फोकस करना, अटेंशन, आप अलर्ट होना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो सकता है। तो यही बोल रहा है, एनालाइजिंग डेविएशन वर्ड का मतलब है कि कमियों को, जो डिफरेंसेस रह गए उसको एनालाइज करना, खोजना, और जो एक्सेप्टेबल रेंज तक है उसको रहने देते हैं, जो एक्सेप्टेबल रेंज तक है वो रहने देते हैं। यानी कि इसके अंदर में जब आप कंपेयर करोगे, ना, तो आपको तीन चीजें समझ में आएगा कि आपका एट बिलो स्टैंडर्ड काम हुआ है, एट स्टैंडर्ड काम हुआ है, या अबव स्टैंडर्ड काम हुआ है। अगर अबव स्टैंडर्ड है तो ओके है, एट स्टैंडर्ड है तो ओके है, बिलो स्टैंडर्ड है तो तुम्हें देखना पड़ेगा, अब इस डेविएशन को देखना होगा कि ये एक्सेप्टेबल रेंज में है, बिलो में, बहुत बिलो है, या थोड़ा बिलो है। अगर थोड़ा बिलो है एक्सेप्टेबल है, और एक है कि एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड है, एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड है, एक्सेप्टेबल से बियॉन्ड है, मतलब एक्सेप्टेबल है तो चलो लेट्स, हम हो जाएगा यार, 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा कर देंगे, हो जाएगा अगली बार। लेकिन बहुत ज्यादा डेविएशन आ गई है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ना, तब उस डेविएशन के लिए हमें क्या करना होता है, एनालिसिस, अच्छी से डीप डाइव चलेंगे, और उसके लिए हम लोग इसमें कॉजेस खोजेंगे कि उस डेविएशन के क्या क्या कारण है, और उस कारण को खोजने के दो तरीके हैं, सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बोलता है कि ये जो डेविएशन है ना, आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये डेविएशन आपके केआरए को हिट ना कर दे। किसको? केआरए, की रिजल्टिंग एरिया, मतलब की रिजल्टिंग एरिया, केआरए मतलब की रिजल्टिंग एरिया, यानी आपके जो मेजर काम है ना, वहां तक कोई डेविएशन पहुंच ना जाए, क्योंकि अगर केआरए तक कोई डेविएशन हिट कर गया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सकता है। आपका मेन एरिया तक अगर कोई गड़बड़ पहुंच गई तो वो पूरे चीज को खराब कर सकता है। तो ये बोलता है कि आप जब डेविएशन देखो तो डेविएशन को दो एंगल से देखो, एक क्या लगाकर, सीपीसी, और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी आप हमेशा फोकस करो कि कोई चीज अगर केआरए की ओर बढ़ रहा है, आपके मेन एरिया को हिट करने के लिए जा रहा है, तो आप तुरंत लगाओगे सीपीसी। सीपीसी मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी सिंपल सा बात समझो कि ये मान लो, एक एग्जांपल के लिए ऐसे बता दे रहा हूं, यहां देखो, मान लो ये है आपका केआरए, ठीक है, ये है आपका केआरए। तो एक तरीके से इसको ना पूरा शील्ड बना देना, इसको पूरा शील्ड कर देना, सारे मैनेजर इसके ऊपर लेयर लगाएंगे अपना, मतलब सारे लोग एक साथ होकर फोकस करके इसको बचाएंगे कि कोई भी डेविएशन यहां से एंट्री मार के केआरए तक ना पहुंच पाए। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सीपीसी, ठीक है, सीपीसी, कि सारे मैनेजर्स एक साथ आकर कोऑर्डिनेट करके इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक होता है सीपीसी कि कोई डेविएशन अगर केआरए की ओर बढ़ रहा है, कोर एरिया के लिए, कोर एरिया में, मेजर एरिया, आपके कोर एरिया को बचाने के लिए सीपीसी है, और अदर नॉन कोर एरिया में अगर जा रहा है, नॉन कोर एरिया में, तो आपको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लगाओ। नॉन कोर एरिया का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर मान लो बहुत सारी चीजों में गड़बड़ हो रही है, तो हर चीज को सही करने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। ये क्या कह रहा है, हर चीज को सही नहीं, एक एक को पकड़ो और धीरे धीरे सॉल्व करो, एक एक को पकड़ो और धीरे धीरे सॉल्व करो। तो ये बोल रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, सिंपली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको बोल रहा है कि आप सारी चीजों को कंट्रोल करने के नहीं, आपको लगता है उनमें से जो अभी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो और उस ऑर्डर में एक एक को सॉल्व करो। क्यों? इसको बोलते हैं इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग ही विल एंड अप विद नथिंग। याद रखना
कि वही कहते हैं ना, दो नाव पर पैर मत रखो वरना डूबना तय है। तो ये बोल रहा है कि भैया आप सबके पीछे मत दौड़ने लग जाना। मान लो 3-4 नॉन कोर एरिया आपके असर हो रहे हैं, तो एक साथ मैनेजर को सबके पीछे नहीं लगना चाहिए, एक एक के पीछे लगो और प्रायोरिटी बेसिस पर और उसको सॉल्व करते रहो। टेंशन ना हो जाए कि ये भी वो भी ये भी वो भी, अगर सब करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यही बोल रहा है कि जब हम डेविएशन खोजेंगे तो हम देखेंगे कि डेविएशन कोर एरिया के साइड है या नॉन कोर। कोर एरिया के साइड है तो सीपीसी लगा के उसको सॉल्व करेंगे, नॉन कोर के साइड है तो मैनेजमेंट एक्सेप्शन लगा के उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब मान लो यहां पर आपको रीजन पता चल गए, ऊपर वाले स्टेप में आपको रीजन पता चल गए, तो अब रीजन को लेकर रोना थोड़ी है, उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शन हम प्लान करेंगे। यानी कि अब हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, अगर ये बोल रहा है कि एक्सेप्टेबल लिमिट तक, मतलब ये वाला है ये, अगर एक्सेप्टेबल रेंज तक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है अलग से स्टेप लेने की। लेकिन अगर कोई डेविएशन बियॉन्ड द लिमिट चला गया है तो भैया उसको इमीडिएट अटेंशन लाना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिंपल सा बात, करेक्टिव एक्शन लेना चालू करेंगे। करेक्टिव एक्शन जैसे ट्रेनिंग देना, एडिशनल इक्विपमेंट लाना, एडिशनल वर्कर लाना, ओवर टाइम कराना, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना। तो ये सारी चीज को हम लोग फिर पता करेंगे। इतना बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कि जब जब डिफेक्ट का हमें पता चलेगा, रीजंस का पता चलेगा, उस रीजन को सॉल्व करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो इसके साथ हमारा कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस खत्म होता है। यानी कंट्रोलिंग से सबसे ज्यादा जो मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है वो यही है, ठीक है। तो इसके साथ हमने बोला कि भाई कोई चीज को बेस्ट कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड बनाओ, तब काम करो, और फिर काम करते हुए ये देखो कि स्टैंडर्ड से मैच खाया या नहीं, कंपेयर करो। कंपेयर करने पे कमी पता चले और वो कमी एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड हो तो भैया उसके ऊपर पूरा फोकस करो, उसका रीजन खोजो और उसके करेक्टिव एक्शंस लो, ठीक है, ऑन टाइम। ठीक। अब आते हैं कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये बोल रहा है कि कंट्रोलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है टू अकम्प्लिश, टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डेविएशन आया तो हमें वो अगर हमें डेविएशन का पता नहीं करके बताता कंट्रोलिंग, तो वो डेविएशन हमारे ऑब्जेक्टिव को खराब कर सकता था। हालांकि कंट्रोलिंग में खोज के पता चल जाता है तो हम राइट टाइम पर उसको सही कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड ही गलत हो। कई बार क्या होता है, सीए के पेपर में मैंने एक दो बार ऐसा हुआ है कि 3 घंटे का पेपर सेट हुआ है और वो 3 घंटे में जो पेपर सेट किया वो भी नहीं सॉल्व कर पाया। यानी कि ऐसे कई बार टीचर लोग भी अपने टेस्ट में इतना लेंदी पेपर दे देंगे कि चाह कर भी, पूरा जानते हुए भी बच्चा बेस्ट वाला भी आंसर नहीं कंप्लीट कर पाता। तो वहां पर बच्चे की फिर गलती नहीं है, स्टैंडर्ड की गलती है। तो वही बोल रहा है कि कई बार स्टैंडर्ड में भी फॉल्ट हो सकते हैं, तो वो भी पता कैसे चलेगा जब कंट्रोलिंग का प्रोसेस ही हमें बताएगा। नेक्स्ट है, कंट्रोलिंग से वेस्टेज को हम रिड्यूस करते हैं तो इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स हो पाता है। हमारे इंप्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, यानी कि हमारे इंप्लॉयज की जब हम कमियों को पता करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो वो धीरे धीरे उस चीज में उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एक्सीलेंस बढ़ेगा, तो वो मोटिवेटेड होंगे। इससे ऑर्डर डिसिप्लिन बना रहता है, कंट्रोल हम लोग भी, जैसे टीचर भी कंट्रोल करते, पेरेंट्स भी, तो उससे डिसिप्लिन बना रहता है। और बेटर कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि हमारे जब कंट्रोलिंग करते हैं तो एक दूसरे के लोगों के ऊपर चेक रखते हैं, उनको भी समझाते हैं, उनसे भी समझते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का ये है, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग क्या बोलता है कि कंट्रोलिंग के लिए हम स्टैंडर्ड तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने जाते हैं ना, तो एग्जैक्ट नंबर्स पे उसको सेट करना पड़ता है क्वांटिटेटिव को। वो नंबर खोज पाना कि एग्जैक्टली कितना हो, बड़ा डिफिकल्ट काम है। स्टैंडर्ड बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है बेटा, ठीक है। तो 3 घंटे का ही पेपर बनने का ना रीजन था बेटा, इतना आसानी से ऐसे नहीं कि किसी को मन आया 3 ही घंटे रखते ना यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके पीछे प्रॉपर टाइम स्टडी की गई, तब जाके सेंटर वो स्टैंडर्ड बना गया। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना कि वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड की कितनी होनी चाहिए, उसको इवेलुएट करके सेट करना, खोजना डिफिकल्ट होता है। ठीक। दूसरा चीज, हम कंट्रोलिंग से इंटरनल फैक्टर पे तो कंट्रोल ले लेते हैं, इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पर कोई कंट्रोल इसका नहीं होता। जैसे कि हम कितना भी अच्छी प्लानिंग कर ले, मोदी जी को नोट बंद करने से कौन ही रोक पाया या रोक पाता, ठीक है। तो वही बोल रहा है
कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार कहते हैं ना, जैसे हम लोग के ऊपर पेरेंट्स ज्यादा कंट्रोल लगाते हैं तो हम लोग रेजिस्ट करते हैं, हम लोग अपोज करते हैं, लड़ने लगते हैं। वही इंप्लॉय के ऊपर होगा कि इंप्लॉय जब ज्यादा उसके ऊपर हम लोग फोकस फोकस करने लगेंगे, ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो वो भी इंसान नाराज हो जाएगा, कहेगा कि भैया तुमको भरोसा ही नहीं है हमारे ऊपर। जब नहीं है भरोसा भाई, तो फिर वो इंसान बोलेगा कि ठीक है, अब तुमको कंट्रोलिंग करना करके देखो, हम भी देखते हैं कि तुम कितना मनवा लोगे अपनी बात। तो वो जिद पे आ जाएगा। इसके लिए देखो, एक एग्जांपल भी मैंने बोला है कि कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा भाई। चलो जनरल एरिया में समझ में आता है, हर एक जगह पे अगर तुम सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हो तो मतलब तुमको अपने एम्प्लॉय पे भरोसा ही नहीं है क्या? अगर एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं तो एम्प्लॉय भी फिर ठान लेता है, बोलता है अब तो तुम्हारे सामने ही करूंगा, अब देखते हैं पकड़ पाते होगे नहीं। तो वो उसको कई बार उल्टा ले सकता है, तो रेजिस्टेंस हो जाती है एम्प्लॉय से टू मच ऑफ कंट्रोलिंग से। कॉस्टली अफेयर है बेटा, कैमरा वैमरा लगवाना या कुछ भी कंट्रोलिंग के लिए आपको पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन लगाने होते हैं, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बोल रहा है इट इज कॉस्टली प्रोसेस, सब लोग इसको नहीं कर पाते, छोटे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते इसको। ठीक है, अच्छा, ये हो गया थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके साथ हमारा चैप्टर का द एंड होगा, दैट इज कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर में क्या ये रिलेशनशिप है। देखो, प्लानिंग लोगों को पता है कि फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी फ्यूचरिस्टिक होता है, लेकिन प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। और कंट्रोलिंग को बच्चे लोग सोचते हैं कि वो बैकवर्ड बस लुकिंग होता है, नहीं, वो भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है। यानी बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो, बैकवर्ड लुकिंग ऑल्सो। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग जब भी समझाना होगा तो आप बताओगे प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, आगे की चीजों के लिए होता है। और कंट्रोलिंग को बैकवर्ड समझाना तो आप बोलोगे कंट्रोलिंग में हम पुरानी ही चीजों को से मेजर करके गलतियां निकालते हैं, इसलिए उसको हम कई बार बोलते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम ऑफ मैनेजमेंट साइकिल है वो, मतलब पीछे POSD, इतने में जो गलती हुई होती है उसको कंट्रोलिंग ही तो खोजता है। तो वही चीज को हम बोल रहे हैं दैट इज कि वो बैकवर्ड लुकिंग है। लेकिन जस्ट उल्टा, अभी प्लानिंग बैकवर्ड कैसे होता है और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड, सुनो। कंट्रोलिंग का एक स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन पुरानी चीजों के लिए नहीं लिया जा रहा, आज करेक्ट करेंगे तो आगे आने वाला प्लान, आगे आने वाली एक्टिविटीज अच्छी होंगी। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन उसका फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन समझाता है। ठीक है, वेयर एज एनालाइजिंग डेविएशन उसका प्रीवियस पोस्टमार्टम वाला गेम समझा रहा है भैया, बैकवर्ड लुकिंग को समझा रहा है वो। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, तो ये क्या बोल रहा है, जब भी एक नया प्लान बनाया जाता है तो हमेशा उसको पीछे के पुराने प्लान्स को देखते हुए बनाया जाता है, यानी ओल्ड प्लान के बेसिस पे बनाया जाता है, तो उसको पीछे देखना पड़ता है, इसलिए वो बैकवर्ड लुकिंग भी है। तो यहां पर मैंने एक एक चीज को अच्छे से समझा दिया है बेटा। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो आपको जो जो क्लैरिटी, जैसी जैसी क्लैरिटी चाहिए थी, क्रिस्टल क्लियर कट टू कट पॉइंट पर मैंने आपको एक एक चीज को समझाया। ये चैप्टर को मैंने पूरा 360 कवरेज दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। हालांकि ये एग्जाम में आपके 5 मार्क्स की वेटेज के लिए है, कितना बेटा, 5 मार्क्स, और इससे 3 टॉपिक सबसे ज्यादा आए हुए हैं। 90% तो आता है स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, और उसमें भी मैं बोल दे रहा हूं 3 मेजर पूछा जाता है, जानते हो कौन कौन सा? एक, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा एनालाइजिंग डेविएशन, और तीसरा उसके अंदर में टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये 3 स्टेप्स बहुत पूछे जाते हैं। फिर सीधे आते हैं लिमिटेशन पर। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग भी बहुत बार पूछा गया है। और उसके लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी कुछ बार पूछा गया है। ये पूछता है तो आपके 3 मार्क्स में रिलेशनशिप को पूछता है, 4 मार्क्स में आपको लिमिटेशन पूछता है, और 3 to 5 मतलब 3 या 4 मार्क्स में आपको कंट्रोलिंग के स्टेप्स को पूछ देता है। ठीक है, उसमें भी CPC और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी 3 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। तो जो जो चीज आपके इंपॉर्टेंट हो सकती थी कंट्रोलिंग चैप्टर से, मैंने एक एक चीज को बराबर से कवर कर दिया है। होप सो आपको एक एक चीज समझ में आई। जहां पर भी आपका डाउट हो बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने क्वेरीज को पोस्ट करो। और बाकी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैं हमेशा बताता हूँ 9754173902 ये मेरा नंबर है। 9 to 11 PM पर ही आप इस पे मैसेज करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर देना। ठीक है, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन से भी कर सकते हो। तो होप सो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाया।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।